नमस्कार, परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय में ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। इसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त किए गए गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपने इस टॉपिक को। तो बंगाल में जो पहला गवर्नर है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। का जो नियुक्ति है 2 बार हुआ था। कब? 1757 से 1760 तक, फिर 1765 से 1767 तक। बक्सर के युद्ध के बाद यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि इसने की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आता है कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, या फिर प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन नियुक्त हुआ था, और बक्सर के युद्ध के समय कौन इसका गवर्नर था। ठीक, तो बक्सर युद्ध के समय कौन था? बक्सर युद्ध के समय वेंसीटार्ट और प्लासी युद्ध के समय रोजर ड्रेक नामक अंग्रेज सेनापति था। इसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। और क्लाइव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इसने व्यापार समिति की स्थापना की। कब? 1765 में। व्यापार समिति में क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वह व्यापार में बहुत ही लूट घसोट कर रहे थे। व्यापार समिति की स्थापना से क्लाइव ने वहाँ पर सभी व्यापारियों को, अंग्रेज व्यापारियों को यह निर्देश दिया कि वह अगर व्यापार करते हैं तो वह भी टैक्स देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। इसी के समय श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह क्या था? अंग्रेज जो सेना थी उन्होंने किया था। द्वैशासन 1765 से 1772। इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा। आगे देखते हैं। क्लाइव के बाद वेंसीटार्ट 1760 से 1765 तक ब्रिटिश गवर्नर बना। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट था। कब हुआ? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। इसके बाद वेरलेस्ट अंग्रेज गवर्नर बनता बंगाल का, तो 1767 से 1769 तक था। इसके समय कोई भी घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जो हमारे एग्जाम से संबंधित हो या फिर एग्जाम के लिए उपयोगी हो। वेरलेस्ट के बाद कर्टियर गवर्नर बनता है। यह 1769 से 1772 तक गवर्नर रहता है। इसके समय भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। आइए हम आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर था और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर के रूप में रहता है। ठीक, 1774 से 1785 तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके रूप में रहता है, शासन करता है। ठीक, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का ही प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे? यह बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी कि जी था। ठीक, यह बंगाल का प्रथम जीजी यानी गवर्नर जनरल था। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके समय महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कब? 1775 से 1782 तक। और क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। इसमें किसके बीच हुआ? अंग्रेजों के बीच और मैसूर के जो शासक थे, मैसूर के शासक उस समय कौन थे? हैदर अली। ठीक, हैदर अली के बीच हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार एग्जाम में आते हैं। और इसी ने जो सरकारी कोष है, जो खजाना था अंग्रेजों का, उसे मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। यानी कि
तो सरकारी कोष को मुर्शिदाबाद जो था पहले, वहाँ से कोलकाता लेके आया। ठीक, इसी के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ठीक, अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या था 1773 में, इसमें बहुत सारे सुधार की प्रणाली आई। उसी के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्फे थे। एलिजा एम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हीं के साथ में अन्य जो न्यायाधीश थे लिमेस्टर थे, चैम्बर्स थे और हाइट। तो याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका है कि लिमेस्टर चैम्बर में हाइड यानी छिप गया। लिमेस्टर चैम्बर, जो चैम्बर होता नहीं कक्ष, जिसे कक्ष कहते हैं, यानी कि लिमेस्टर चैम्बर में हाइड हो गया यानी कि छिप गया। तो याद करने का तरीका क्या है? लिमेस्टर चैम्बर में हाइड हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। इसी के समय वारेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ठीक, कब हुआ? 1784 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। किसने किया? विलियम जोन्स ने। ठीक, विलियम जोन्स ने किया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत ही सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। ठीक, ऐसी पहली पुस्तक है जिसका अंग्रेजी अनुवाद हो रहा है। कौन सी पुस्तक? भगवत गीता। और अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, कॉर्नवालिस है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कॉर्नवालिस यहाँ पर जब नियुक्त हो रहा था तो इसने ब्रिटिश सरकार या उससे निवेदन किया था कि मैं तभी गवर्नर जनरल बनूंगा, उसका पद ग्रहण करूंगा, जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति का भी पद मिले। ठीक, तो ये तथ्य याद रखिएगा कि यह प्रथम मुख्य सेनापति भी था। किसके साथ? गवर्नर जनरल के साथ, प्रथम मुख्य सेनापति। और यह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ा था। ठीक, किसमें भाग लिया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। ब्रिटिश सेना की तरफ से। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना की ओर से नियुक्त हुआ था, उसने लड़ाई में भाग लिया था। और जब यहाँ पर नियुक्त हो रहा था तो इसने मांग की कि मुझे गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति के अधिकार भी दिए जाएं। तो इसने जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है तो इसने सबसे पहले 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दी, यानी जो मनुष्यों की खरीद बिक्री होती थी उसे रोक दिया। उसके बाद इसने क्या किया? सिविल सेवा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं। सिविल सेवा और पुलिस सेवा दोनों को प्रारंभ किया। किसने? कॉर्नवालिस ने। यानी सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक, आगे देखते हैं। बंगाल में इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? भू राजस्व से संबंधित था, यानी किसानों से जो राजस्व वसूले जाते थे उसे निश्चित समय के लिए लागू किया गया, यानी 20 वर्षों के लिए ना। तो इसमें क्या होता था? जो टैक्स की दर है वह फिक्स कर दी जाती थी कुछ वर्षों, यानी निश्चित समय के लिए उसे फिक्स किया जाता था और वही किसानों से वसूला जाता था। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का मालिक किसे माना गया? भूमि का मालिक जमींदार को माना गया, न कि किसान को। ठीक है, जमींदार को माना गया। इसी में अस्थाई बंदोबस्त में एक नियम था, सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या था? यानी कि सूर्यास्त कानून। इसमें क्या होता था कि कोई भी जमींदार यदि निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक अपना जो उसका टैक्स पूरा उसने कलेक्ट किया है अपने गांव से, अगर वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देता है, तो उसकी जो जमींदारी है छीन ली जाती थी और उसका जो जमींदारी नीलाम किया जाता था। ठीक, आगे देखते हैं।
यह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई? गाजीपुर में, जब यह दूसरी बार क्या कहते हैं गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुआ। जैसे ही यहाँ पर आया कुछ ही महीने बाद इसकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई और गाजीपुर में ही इसकी कब्र है। ठीक, आगे देखते हैं हम। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर यहाँ का गवर्नर जनरल बनता है कब? 1793 से 1798 तक। इसके समय क्या महत्वपूर्ण है? इसने हस्तक्षेप की नीति लागू किया, यानी कि जो रियासत हैं वहाँ पर इसने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और इसी के समय 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। आगे हम देखते हैं लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 तक यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहा। ठीक, तो इसके समय महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसी के समय सहायक संधि की शुरुआत हुई, यानी कि सहायक संधि का प्रारंभकर्ता कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक, तो इसके समय जब सहायक संधि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आए हैं कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो वह था हैदराबाद। कब? 1798 में। हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, फिर तंजौर ने 1799, फिर 1801 में अवध ने, और फिर पेशवा ने 1802 में, भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की। क्यों किया था? यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। इसने लॉर्ड वेलेजली ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन 1801 में किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वेलेजली के बाद सर जॉर्ज बालो 1805 से 1807 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहते हैं। इनके समय की कोई भी घटना बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। आगे हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो। अगला हमारा जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो है। यह 1807 से 1813 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहते हैं। इनके समय सबसे महत्वपूर्ण है अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के साथ। इन्होंने अमृतसर की संधि की महाराजा रणजीत सिंह के साथ। आगे देखते हैं हम लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1807 से 1813 तक। इनके समय जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह क्या है? इनके समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। कब? 1814 से 1816 तक। और जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ इसी में सगौली की संधि होती है 1816 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सगौली की संधि कब हुई, तो 1816 में। या तो ऐसा पूछ सकता है कि सगौली की संधि के समय या फिर आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कब? 1817 से 1818 तक। जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की तरफ से पिंडारियों ने उनका सहयोग किया था। ठीक, जब पिंडारियों के बारे में मैल्कम नामक एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा, मैल्कम ने कहा कि मराठा शिकारियों के साथ पिंडारियों को क्या कहा? शिकारी कुत्ता, यानी कि मराठों को शिकारी कहा और उनके साथ इन्हें शिकारी कुत्ता। किसको कहा? पिंडारियों को। किसने कहा? मैल्कम ने। ठीक, अब लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही मराठा संघ का अंत हुआ और बाजीराव जो उस समय के पेशवा थे उनको पद से हटा दिया गया और 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे करके टूर में भेज दिया गया। और क्या हुआ? इसी के जब मराठा पेशवा के पद को हटाया गया तो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को क्या माना गया? वहाँ का शासक माना गया, प्रताप सिंह को। ठीक, आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एडम्स 1823 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनते हैं और इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। आगे देखते हैं हम। लॉर्ड एडम्स के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट जो गवर्नर जनरल बनते हैं, ये 1823 से 1828 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं और इनके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक हुआ और आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद ही यांडबू की संधि होती है 1826 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। यानी कि यांडबू की संधि कब हुई? 1826 में। आगे हम देखते हैं
लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनसे संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं। ठीक, इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1828 से 1835 तक। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, यानी कि इसके पहले कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था, और वो क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। अब इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत कब? 1829 में नियम 17 के तहत। अब याद कैसे करोगे? नियम 17 से होता है, यानी हम लोग मानते हैं 17 से खतरा। तो सती प्रथा यानी खतरा किसके लिए था? महिलाओं के लिए। तो उसका अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। और सती प्रथा से ही संबंधित आपको पता होगा राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी सती प्रथा के विरुद्ध बहुत ही संघर्ष किया और इनकी बदौलत ही 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। ठीक, इन्हीं के समय ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? 1830 में। और ठगी प्रथा का अंत किसने किया? दमन जो किया कर्नल स्लीमैन ने, यानी ठगी प्रथा के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का कार्य विलियम बेंटिक ने किया। और विलियम बेंटिक ने ही कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की और कर्नल स्लीमैन ने ठगों का अंत किया, उनका दमन किया। इन्हीं के समय कन्यावध पर निषेध लगाया, यानी कन्यावध पर रोक लगाई गई। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया। यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, परंतु चाय और चीन से व्यापार पर उसे एकाधिकार प्राप्त था। परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार को प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्हीं के समय 1833 के चार्टर एक्ट में ही सरकारी सेवाओं पर जो भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव हो रहे थे उसका भी अंत किया गया। यह सिर्फ पेपर पर ही था, यानी कि दिखावे के लिए था कि हम सरकारी नौकरियों में भारतीयों से जो भेदभाव हो रहे हैं उसका अंत करना चाहते हैं, इससे संबंधित हमने नियम बनाए हैं। परंतु वास्तविक यह था कि भेदभाव तब भी होता था। ठीक है, इन्हीं के समय अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम, एक आंग्ल शिक्षा विवाद उत्पन्न हुआ था। कई जो अंग्रेज व्यक्ति थे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे और कई आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे। यह विवाद कब हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और इन्होंने लॉर्ड मैकाले की संस्तुति पर 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, यानी कि जो शिक्षा दी जाएगी अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। ठीक, इन्हीं के समय मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार परीक्षा में आया है कि पहला विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1835 में। प्रथम अध्यक्ष कौन था? मैकाले। किसके समय हुआ? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्हीं के समय इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई और इलाहाबाद में ही सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना होती है। ठीक, इन्हीं के समय 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक, आइए देखते हैं हम अगले गवर्नर जनरल के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ, अगला गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ है। इनका कार्यकाल 1835 से 36 के बीच में रहा। इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी कि जो एडम्स, गवर्नर जनरल एडम्स ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था उसे चार्ल्स मेटकाफ ने समाप्त कर दिया। ठीक, अगला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल 1836 से 42 तक है। इनके समय प्रमुख बात क्या थी? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। कब? 1838 से 42 तक। इन्हीं के समय कलकत्ता में 1840 में ईडन गार्डन का निर्माण हुआ। ठीक, ईडन क्या? देखिए, ईडन जो है, ईडन नाम लॉर्ड ऑकलैंड की बहन का था, यानी ईडन नाम लॉर्ड ऑकलैंड की बहन थी। यानी कि अपनी बहन के नाम पर इन्होंने ईडन गार्डन में 1840 में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। और इन्हीं के समय
लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही शेर शाह सूरी मार्ग जो है उसका नाम जीटी रोड रखा गया, यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक, आगे हम देखते हैं लॉर्ड एलनबरो। अगला हमारे गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड एलनबरो। इनका समय 1842 से 1844 तक। इनके समय के मुख्य तथ्य क्या हैं? इन्होंने दास प्रथा का अंत किया नियम 5 के तहत। अब याद कैसे करोगे? दास यानी दास को ऐसे पंजे से हाथों से आप बांधोगे ना, अपने अधीन करोगे, यानी नियम 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, इन्हीं के समय सिंध का विलय हुआ। कब? 1843 में। आइए देखते हैं अगले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। समय 1844 से 48 तक है। इनके समय के मुख्य तथ्य क्या हैं? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब? 1845-46 में। और इन्हीं के समय नरबली प्रथा का अंत हुआ। खोंड जो जनजाति थी उसमें नरबली की जाती थी, तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे हम देखते हैं अगला हमारा गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक है। इनके समय जो महत्वपूर्ण घटना है आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में होता है। इन्हीं के समय व्यवगत की नीति का प्रारंभ किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। यानी कि ऐसे भारतीय शासक जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनके राज्य पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उस पर अधिकार कर लिया जाता था। जिसके पुत्र नहीं होंगे, अगर वह किसी दूसरे की संतान को गोद लेता है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, तो उसे मान्यता नहीं दी जाती थी। इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा झांसी में ऐसा कर, झांसी में जब वहाँ के महाराज को कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, तो वहाँ पर डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के तहत उनके राज्य को हड़प लिया था। तो इसमें हम देख लेते हैं कि व्यवगत के सिद्धांत के तहत कौन कौन से राज्य हैं जिन पर अधिकार किया गया था। ठीक, तो उसमें देखते हैं सबसे पहला है सतारा, फिर है जैतपुरा, फिर है संभलपुर, फिर है बघाट, फिर है उदयपुर, फिर है झांसी, और लास्ट में है नागपुर। ठीक है, इनका समय देख लेते हैं कि कब इनका जो है विलय किया गया था, यानी कि कब इन पर व्यवगत की नीति को लागू किया गया था। तो सतारा पर सबसे पहले 1849 में, और 1849 में ही जैतपुर पर भी, संभलपुर 1850 में, बघाट पर 1850 में, उदयपुर में 1852 और झांसी पर 1853 में, और सबसे आखिरी में नागपुर पर 1854 में व्यवगत की नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया गया था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इतना बड़ा है तो कैसे इसको याद किया जाए। तो इसकी जो ट्रिक है बहुत ही प्रचलित है, बहुत बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो इसको याद करने की ट्रिक है, सजय सब उदयपुर की झांकी नहीं आई। ठीक, तो याद कैसे होगा? सजय, स से सतारा होता है। ठीक, स से सतारा, और ज से जैतपुरा, स से सतारा, ज से जैतपुरा, फिर स से संभलपुर, ब से बघाट है, फिर उदयपुर। ठीक, झांकी से झ से झांसी, और नागपुर न से नागपुर, यानी कि सजय सब उदयपुर की झांकी नहीं आई। आगे देखते हैं इन्हीं के समय और क्या महत्वपूर्ण था। इन्हीं के समय रेलवे का प्रारंभ किया गया। कब? 1853 में
जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक, इन्हीं के समय तार सेवा यानी टेलीग्राफ का प्रारंभ किया गया 1853 में, और डाक व्यवस्था की शुरुआत 1854 में इन्हीं के समय हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, इन्हीं के समय शिक्षा पर वुड का डिस्पैच आया जो 1854 में आया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। और इन्हीं के समय PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना होती है। कब, 1854 में। और इन्हीं के समय लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में होती है। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही संथाल विद्रोह 1856 में होता है। आइए देखते हैं अगला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है। अगले हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका समय 1856 से 1858 है। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय हैं। इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, 1857 की क्रांति। ठीक, और यह जब 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, भारत के वायसराय, यानी कि ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वायसराय करेगा भारत में। ठीक, और जो भारत का शासन अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, अब किसके द्वारा चलाया जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित जो और तथ्य हैं हम जब वायसराय पढ़ाएंगे, वायसराय के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें कवर कराएंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी हमने तथ्य इसमें पढ़ाए हैं इससे संबंधित जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे लिंक कर दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।